मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव 20 फरवरी को हैं। चुनाव निर्वाचन आयोग की माने तो आगामी चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बात चुनाव के दूसरे चरण की करें तो कई जगह ईवीएम में खराबी, फर्जी वोट करने की शिकायत और यहां तक कि शाहजहांपुर में हिंसा होने के बाद अब तीसरे चरण के लिए कानपुर में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन कितना तैयार है, क्योंकि कानपुर सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। यहां पर वोटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारी है, महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि वोटिंग का भी मिला जुला असर देखने को इन 2 चरणों में मिल चुका है। क्या कानपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी? और ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए के न्यूज इंडिया के साथ कानपुर के जिला अधिकारी और जिले के निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। और बता देते हैं कि नेहा शर्मा जी 2010 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। साथ ही साथ कानपुर में इससे पहले भी वो एसडीएम रह चुकी हैं और एक बार फिर डीएम के रूप में कानपुर में तैनात हैं। तो सबसे पहला सवाल नेहा जी मेरा आपसे है कि चुनाव के ठीक पहले आपका ट्रांसफर कानपुर कर दिया गया। हालांकि आप यहाँ पर एसडीएम भी पहले रह चुकी है तो काफी फैमिलियर भी है आप कानपुर से, लेकिन इससे ये जो चुनाव होने वाले हैं इसे कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं आप? देखिए, अगर एसडीएम के रूप में मैं बात करूं तो यहाँ 2013 में मेरी तैनाती हुई थी और इनिशियल ईयर्स ऑफ सर्विस में हम लोग एसडीएम जब रहते हैं तो बहुत फील्ड में काम करने का मौका मिलता है, आप कटिंग एज पर काम करते हैं। तो कानपुर की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यहाँ का जो सामाजिक संरचना है, उससे मुखातिब होने का मुझे टाइम मिला और मैं एसडीएम के रूप में यहाँ मैंने एसडीएम सदर में जब मैं थी तो काम करने का मौका मिला, लेकिन वो एक संक्षिप्त पीरियड था, बहुत छोटे टाइम के लिए मैं यहाँ पे थी। आज जब मैं देखती हूँ तो मैं इलेक्शन कमीशन ने मुझे इतनी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और कानपुर निश्चित ही एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो चुनाव एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस पूरी जिम्मेदारी के लिए हम लोग तत्परता से प्रतिबद्ध हैं। सारी तैयारियों में किस तरह से हम पुलिस और प्रशासन की जो एक मेल जोल के साथ में तैयारी होनी चाहिए उसको लेकर भी हम लोग सजग हैं। जी नेहा जी, अगला सवाल आपसे यह है कि कानपुर में संवेदनशील क्षेत्र सबसे ज्यादा आते हैं, ऐसा माना जाता है, तो इन संवेदनशील क्षेत्र हैं इनके लिए क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से की गई हैं? देखिए, कानपुर में जैसा मैंने पहले भी अभी मेंशन किया कि 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो एरिया बहुत बड़ा है और उसके बाद फिर एक बहुत ही पैटर्न इस तरह का है कि रूरल एरिया भी हमारे जनपद में आता है और एक अर्बन कंपोनेंट भी है। तो इस तरीके से चैलेंजेस दोनों ही जगहों पर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। हमारी ऐसी कुछ दूरस्थ तहसीलें हैं जिन एरियाज़ में क्योंकि बूथ है वो काफ़ी अंदर की ओर हैं, वहीं जो शहर का एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस तरीके के चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को हम लोगों ने जब से मैंने भी ज्वाइन किया है तो इन चैलेंजेस को हम लोग ने बूथ वाइज एनालिसिस, एक माइक्रो मैनेजमेंट के तहत कि कौन से ऐसे बूथ्स हैं जहां पर विगत वर्षों में अगर कोई संवेदनशील घटना हुई है तो उन घटनाओं के कारण क्या रहे हैं और उसका क्या परिणाम रहा है, उसको किस तरह से काउंटर किया गया, कुछ लैप्सेस अगर हुए हैं तो वो लैप्सेस इस बार ना हो, उनकी एक तैयारी, एक रणनीति जो है वो काफ़ी माइक्रो लेवल पर हम लोगों की टीम ने की है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार का जो निर्वाचन है हम पूरी तरीके से इसको अच्छी तरह संपन्न कराएंगे। जी नेहा जी, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि 2 चरण के चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, तीसरे चरण में कानपुर में हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें इन 2 चरणों में ऐसी तमाम खबरें आ चुकी हैं जिसमें ईवीएम खराबी, हिंसा, शाहजहांपुर में हिंसा हुई जहां पर एक व्यक्ति की भी मौत हो गई, तमाम ऐसी खबरें लगातार हम देखने को मिल रहे हैं। ये भी आ रहा है कि मतदान ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, लोग इतनी हिंसा कर रहे हैं कि मतदान बाधित हो रहा है, जो आम जनमानस है उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये घटनाएं कानपुर में ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां आप तरफ से की गई हैं? देखिए, एक तो पुलिस का प्रबंधन जो है यहाँ पे सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट इलेक्शन कमीशन करवाती है और इस पूरे डिप्लॉयमेंट प्लान को सही तरीके से संपादित, जब तक माइक्रो लेवल पे रणनीति ठीक नहीं होगी तो वो संपादन ठीक नहीं हो पाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि वो एक माइक्रो लेवल प्लानिंग बहुत अच्छे से गहनता से की गई है। रिस्पॉन्सिव एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ख़ास तौर पे पोलिंग डे के दिन बहुत रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको हम लोगों ने बड़ी संजीदगी से लिया है कि हमारा जो सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट्स का जो नेटवर्क है वो बहुत ही सजग रहे और गंभीरतापूर्वक
कोई भी शिकायत आती है, अगर कोई अफवाह फैलती है, उसका खंडन तत्परता से किया जाए। एक सोशल मीडिया सेल का भी हमने गठन किया है कि कहीं कोई अफवाह जैसी स्थिति आती है तो त्वरित गति से और डिजिटल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी इस तरह की जो खबरें हैं उनका हम खंडन भी प्रेषित तुरंत करेंगे। अगर कहीं पे छुटपुट घटनाएं इस तरह की आती हैं तो टीम्स, हमारी क्लस्टर मोबाइल्स भी पुलिस ने गठित की हुई हैं, उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है। तो एक बेहतर, भयमुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण देने का पूरा प्रयास है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत तरह की प्लानिंग और एक सुनियोजित व्यवस्था जाती है कि हम किस तरह से एक अच्छा निर्वाचन कर सकते हैं। तो सारे स्टेक होल्डर्स उतनी ही प्रतिबद्धता से लगे हुए हैं। जी नेहा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि जो यहाँ पर शराब बिक्री है, या फिर हमने तमाम अभी ऐसी खबरें पढ़ी, 2 चरण के चूंकि चुनाव हो चुके हैं तो ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, तो शराब बिक्री पर रोक के लिए, शस्त्र नियंत्रण पर रोक के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपने किस तरीके से तैयारियां की हैं? देखिए, निरोधात्मक कार्रवाइयों पर बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज हुई है। अगर मैं बात करूं शराब बिक्री की, तो ऐसी अवैध शराब के संस्करण और जहां पर अवैध रूप से लिकर का संचरण था, ऐसी जगहों पर कार्रवाई करीब 30 से 35 हज़ार लीटर अवैध शराब को बरामद करके उसको नष्ट किया गया है। और इसमें हमारी पुलिस और एक्साइज की टीमें जो हैं वो काफ़ी मतलब ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रही हैं। कटरी क्षेत्र है, हम लोगों ने क्षेत्र भी कुछ आइडेंटिफाई किए हैं जिन क्षेत्रों पे हमारी पैनी निगाह होनी चाहिए। और साथ ही साथ में आप ये भी जानती हैं कि लिकर को हम लोग रेगुलेट करते हैं, निर्वाचन जो आयोग है उसके क्रम में। तो ये ड्राई डे भी घोषित किया जाता है। 72 घंटे पहले जो SOPs होती हैं एक पोलिंग डे से पहले, उसमें शस्त्रों का पूर्णतः जमा हो जाना, शस्त्र पे अगर किसी तरह का कोई ज़िला बदर या कोई बाहरी व्यक्ति दिखता है तो उसको निरुद्ध करना, उसको एक्सटर्न करना। तो इस तरह की कार्रवाइयों में भी सघनता अब लास्ट 72 आवर्स हैं। ये निरंतर कार्रवाई चल रही है, लेकिन लास्ट 72 आवर्स की SOP में ये और ऑगमेंट होकर चलेगी। जी बिल्कुल नेहा जी, अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ी थी जहां पर कई शस्त्र ऐसे थे जिनके लाइसेंस नहीं थे, उसको लेकर भी आपने कार्रवाई की है। और लगातार हमारे साथ कानपुर डीएम नेहा शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं, जिनसे सवाल लगातार जारी हैं और जिनके जवाब भी वो बखूबी दे रही हैं। नेहा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, जो कि मैंने शस्त्रों को लेकर ही पूछा था कि आप शस्त्रों को लेकर काफी कार्रवाई कर रही हैं, जिनके लाइसेंस नहीं है, उसको लेकर भी अभी हाल ही में आपने एक बड़ी कार्रवाई की है, इसको लेकर क्या कहना है आपको? देखिए, शस्त्रों को लेकर के एक चुनाव के समय पे विशेष रूप से एक भयमुक्त माहौल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो शस्त्र लाइसेंस निर्गत हुए हैं वो पहले तो शस्त्रों को जमा कराना। इस समय पे लोग असलहा लेकर लहराते हुए बाहर लेकर नहीं घूम सकते, तो एक वो व्यवस्था हम लोग ने सुनिश्चित की कि असलहा जमा हो जाएं समय से। हम लोगों ने 95% असले जो हैं पूरे जनपद के जमा करा लिए हैं। कुछ निरस्तीकरण की कार्रवाइयाँ अच्छी हुई हैं इस बीच में, जो केसेस में लिप्त पाए गए लोग हैं, तो शस्त्र निरस्तीकरण पे एक प्रभावी कार्रवाई हुई है। ये भी एक अच्छी निरोधात्मक कार्रवाई मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि ऐसे लोगों का मनोबल भी तोड़ना ज़रूरी है जो गलत तरीके से शस्त्रों को एक्वायर किए हुए हैं या उसका दुरुपयोग करने की जिनकी संभावना बनती है। तो इस तरीके से हम लोग एक कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। और शस्त्र लाइसेंस पे SIT भी गठित है, तो उसकी भी हम लोग रिपोर्ट्स अवेटेड हैं। जो SIT गठित है उस रिपोर्ट पर जो भी मैंडेट हमें मिलेगा उस पर भी हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जी नेहा जी, बात अगर हम करें कोविड की, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में चुनाव हो रहे हैं, इसे कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं आप, और इसको लेकर आपने क्या कुछ तैयारियां की हैं? देखिए, कोविड का समय है, निश्चित रूप से ये समय काफ़ी एक थर्ड वेव की जब मैं बात करूं, लेकिन अब ड्रास्टिकली केसेस रिड्यूस हुए हैं, ये बहुत अच्छी खबर भी है। और चुनाव आयोग भी इस पूरे बात को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील था, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल्स के को किस तरह से परिपालन कराना है उस पे हमें विशेष निर्देश प्राप्त थे। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, थर्मल स्कैनर्स की उपलब्धता, इसके अलावा मास्क और ग्लव्स भी दिए जाने की बात जो है वो चुनाव आयोग ने की है। जो भी वोटर वोटिंग करने के लिए पहुंचता है उसे ग्लव्स दिए जाएंगे, और वो जब EVM बैलेट पर अपना मत जब वो दबाता है तो वो ग्लव्स का उपयोग कर रहा है। तो एक इस तरह के व्यवस्थापन की बड़ी अच्छी तैयारियां हम लोगों ने जनपद में की हैं। हमारे जो पोलिंग पर्सनल लगे हैं, जो मतदाता कार्मिक मतदान में लगे हैं,
इन कार्मिकों के को भी प्रिकॉशन डोजेस भी दे दी गई हैं कोविड से बचाव हेतु, और कुछ आयुष किट्स भी इनको दिए गए हैं, जैसे काढ़ा है उसमें, और कुछ ऐसे किट्स में ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो उनका सेवन करके अपने आप को कोविड से बचाव कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रबंधन है। आपने देखा इंसर्कलिंग भी की गई है बूथ्स में, ताकि एक जो लाइंस में डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन हो प्रॉपर, और इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक अच्छा प्रबंधन कोविड को लेकर आप देखेंगे। जी नेहा जी, यहाँ पर चुनाव को लेकर दो अहम बातें हो जाती हैं। वोटर्स क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, मतदाता जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्हें वोट देने का मौका नहीं मिल रहा है। मतदाता पहचान पत्र है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। लेकिन इसी की अगर विपरीत बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वोटर लिस्ट में उनका नाम है लेकिन उनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है। तो ऐसे में कहीं फर्जी वोटिंग ना हो जाए, तो इसका किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा या किस तरीके से आपने तैयारियां की हैं? देखिए, आपने सही बात कही है। कानपुर एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ पर कई तरीके से हमारा शिफ्टिंग या फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी बहुत है, जैसे लेबर्स हैं और तमाम ऐसे संवर्ग हैं आसपास के ज़िलों से आने वाले, और यहाँ पे वर्क करके अपना जो घर है उनका वो आसपास में कहीं किसी ज़िले अन्य ज़िले में है। तो इस तरह की एक शिफ्टिंग पॉपुलेशन का यहाँ पे इशू रहता है। दूसरी बात, जो हमारे ऐसे वोटर्स हैं जो वोटिंग लिस्ट में जिनके नाम मौजूद हैं, जो मतदाता रोल में है, इलेक्टोरल रोल में है, उनको किसी भी दशा में वो अपने आप को ऐसा महसूस ना करें कि वो बूथों तक नहीं आ सकते हैं। वे ज़रूर बूथ पे आएँ, और वोटर हेल्पलाइन एक बनी हुई है जो ऐप है, उस ऐप के माध्यम से वो अपने आप को देख सकते हैं कि वो किस बूथ में हैं, कौन सी भाग संख्या में है, और कब वो अपने घर के आसपास का जो बूथ है उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो इन जानकारियों से अपने आप को पहले से ही अगर वो अगर इस जानकारी को रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ उनको रोकेगी, और मतदान का जो प्रतिशत है उसको बढ़ोतरी भी होगी। जी नेहा जी, 2017 में मतदान प्रतिशत जो रहा है वो 57% के आसपास रहा। आप 3 महीने से लगातार तैयारियां कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, तो इस बार क्या लगता है कि वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी? देखिए, मतदाता जागरूकता की जब मैं बात करती हूँ तो वो 2 चरणों में मतदाता जागरूकता होती है। सबसे पहला जो चरण है वो तो है कि हम नए वोटर्स को जोड़ें, या वोटर्स का संशोधित लिस्ट जो है उसको बनाएं, अपडेटेड लिस्ट जो है वो बनाएं। और अब जो ये दूसरा चरण है कि वोटर्स जो बन गए हैं उनको बूथों तक लेकर आना, तो ये एक और बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जो वोटर है उसके अंदर इस बात को ज्वलंत करना, इस बात को उनको एहसास दिलाना कि ये उनका केवल एक अधिकार ही नहीं, एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि वो राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो इसको लेकर के तमाम गतिविधियां चल रही हैं, और बहुत सारे ऐसे आयोजन कर रहे हैं। एक विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगी, स्कूल के बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स को एक कॉलिंग लेटर जैसा लिखा जा रहा है, जिसमें पेरेंट्स कमिटमेंट दे रहे हैं कि ठीक है, मेरा बच्चा मुझे एक लेटर लिख के माध्यम से प्रेरित कर रहा है, तो मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं वोट ज़रूर दूंगा। तो इस तरह के कई पहल हैं जिसको लेकर के जो प्रशासन है कई तैयारियों में जुटा हुआ है। एक विशेष पहल जो इस बार के निर्वाचन के लिए की गई है वो ये है कि मतदाता प्रतिशत जो है वो केवल 57 रहा है। तो एक हेल्दी कंपटीशन, एक प्रतिद्वंदिता का माहौल बनाने के लिए हमने एवरी 2 आवरली जो भी पहला वोटर बूथ पे पहुंचेगा उसको एक प्रशस्ति पत्र और एनकरेजमेंट लेटर हम लोगों के माध्यम से दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल प्रयास किया गया है कि जिससे लोग घर से बाहर निकलें और इस चरण में कानपुर जनपद की 100% जो है वोटिंग परसेंटेज सुनिश्चित करें। जी नेहा जी, 2 चरण के चुनाव चूंकि हो चुके हैं और आप भी काफ़ी अवगत होंगी इन सारी बातों से कि क्या कमियां खामियां अभी तक इन 2 चरणों में देखने को मिली हैं। चेकिंग कई जगह नहीं की गई है, ऐसी कई खबरें सामने आई कि चेकिंग नहीं की गई, और इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चेकिंग नहीं की जा रही है। कानपुर में किस तरीके से चेकिंग होगी, या वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए यहाँ पे भी चेकिंग नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। चेकिंग तो पूरी तरह से होगी, बहुत ठीक तरीके से होगी। हमारा जो पोलिंग पर्सनल एक बैठा होता है इलेक्टोरल रोल को लेकर के, वो मिलान करता है, एपिक से मिलान करता है। और मतदाता पहचान पत्र अगर नहीं है तो, और नाम आपका इलेक्टोरल रोल में है, तो आपके पास में कुछ और विकल्प भी हैं कि आप राशन कार्ड लेके जाएं, और लेकिन एक फोटो युक्त आइडेंटिटी कार्ड अवश्य है। और चेकिंग के मामले में कोई भी कसावट में मैं कमी नहीं आने दूंगी, बिकॉज किसी भी दशा में हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जो एक हेल्दी इलेक्टोरल प्रैक्टिस है वो कहीं भी डिफंक्ट हो।
तो इसको लेकर के हमें पूरी तरह से हम लोग में सजगता है, और जो हमारा CAPF इत्यादि का डिप्लॉयमेंट है वो भी इस पूरे प्रयास में प्रतिबद्ध है कि किसी भी तरह से एक कोई अनैतिक प्रैक्टिस जो है वो कहीं भी प्रेवलेंट ना हो। जी नेहा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर मतदाताओं की अगर हम बात करें तो महिलाएं देश की आधी आबादी कही जाती हैं, और महिलाओं में ने अब उनकी जो हर जगह सहभागिता जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी वोट की अगर हम बात करें तो महिलाएं घर से बहुत ही कम प्रतिशत हमेशा रहता है कि महिलाएं वोट डालने जाएं। तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए, स्पेशली चूंकि आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं, तो चाहते हैं कि महिलाओं का वोट परसेंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए देखिए, एक तो विशेष व्यवस्था जो की गई है वो है हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-2 पिंक बूथ्स का निर्माण। पिंक बूथ उस क्षेत्र के लिए हैं, लेकिन पिंक बूथ एक सिंबल के रूप में भी उभरते हैं कि ऐसे बूथ जो ऑल मैन्ड बाय विमेन पर्सनल, वहाँ पे मतदान की जो कार्मिक हैं सभी महिलाएं हैं, आरक्षी जो हैं वो महिलाएं हैं, तो एक सिंबल के रूप में और एक बहुत इनकरेजमेंट के रूप में ये बात है। इसके अलावा जो हमारी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं उनके माध्यम से भी हम लोग इस पूरी मुहिम को महिला मतदाताओं तक पहुंचा रहे हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बार महिलाएं बढ़ चढ़ कर इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। जी नेहा जी, ये तो देश की आधी आबादी की बात हो गई, अब युवाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि युवा भी बहुत महत्वपूर्ण है, देश का भविष्य होते हैं। उनको लेकर क्या किस तरीके से तैयारियां की गई हैं ताकि उनका जो वोट परसेंट है वो बढ़ सके और वो इंटरेस्ट दे सके? उन्हें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमें वोट क्यों देना है, कितना ज़रूरी है हमारे लिए वोट देना। और सबसे बड़ा सवाल, चूंकि आजकल सेल्फी जगह जगह हम देखते हैं कि लोग लेते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी आते हैं तो वो भी चूकते नहीं है, तो कहीं ना कहीं सेल्फी पॉइंट्स भी क्या आपने बनाए हैं कैसे इसको इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए? जैसे क्योंकि आपने महिलाओं के लिए बताया कि पिंक बूथ का अपना ऐसे निर्माण कराया है, या फिर इससे पहले अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने बताया कि सर्टिफिकेट्स बांटे जाएंगे, तो क्या युवाओं के लिए भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा हमें? बिल्कुल, हमारे जो युवा मतदाता हैं उनके लिए जो मॉडल बूथ्स हैं, कुल 10-10 मॉडल बूथ हम हर 10 असेंबली सेगमेंट्स में बना रहे हैं। इन बूथ्स पर सेल्फी पॉइंट्स होंगे, ये एक आकर्षण का केंद्र होंगे कि युवा मतदाता फर्स्ट टाइम वोट करके अपनी सेल्फी को शेयर करे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे करे। और हम फर्स्ट टाइम वोटर्स को सर्टिफाई भी कर रहे हैं, उनको प्रशस्ति पत्र और एनकरेजमेंट भी दे रहे हैं। एक जिम्मेदारी का एहसास कराने का प्रयास है कि युवा जो हैं वो उनके मजबूत कंधों पर ये एक बड़ा जिम्मा है कि वो न केवल खुद वोट करें बल्कि और भी लोगों को लेकर आएँ। इस जिम्मेदारी के एहसास को वो लोग आत्मसात करें। जी नेहा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, प्रत्याशियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस बार कई हिस्ट्री शीटर्स भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में हमने क्योंकि शाहजहांपुर वाली घटना जो देखी है वो काफ़ी निंदनीय घटना है और हम नहीं चाहते कि कानपुर में भी ऐसा कुछ देखने को मिले, तो ऐसे में ऐसे क्षेत्रों के लिए क्या तैयारियां आपने की हैं? और चूंकि अभी 2017 की बात करें तो कुछ ऐसी विधानसभाएं थी जहां से हिंसा की खबरें आई थी। देखिए, ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स पर हम लोग विशेष रूप से वर्क कर रहे हैं। जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उनको पब्लिसाइज करने की भी इलेक्शन कमीशन की मैंडेट है, तो वो कार्रवाई भी चल रही है। और मैंने पहले भी आपको ये बात कही है कि हम बहुत ही एक कठोरता से पेश आएंगे ऐसे किसी भी व्यक्ति से, ऐसे किसी भी एलिमेंट से जो असामाजिक गतिविधि करने में लिप्त रहेगा या निर्वाचन के कार्य को बाधित करेगा, तो उस पर पूरी कड़ाई से और पूरी जोरों से कार्रवाई होगी। जी नेहा जी, मेरा अगला सवाल, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है युवाओं को जागरूक करने के लिए, तो क्या आप सोशल मीडिया को भी उस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं? जैसे कि मैंने 1-2 वीडियोस आपके देखे हैं कि आप खुद लाइव होती हैं और आप जागरूक कर रही हैं लोगों की कि कितना ज़रूरी है वोट करना, तो सोशल मीडिया को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का एक तो पेनिट्रेशन एंड आउटरीच बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात आज कोविड के टाइम्स में हम लोग जो हमारे ट्रेडिशनल एरियाज़ ऑफ रैलिंग या बच्चों को लेकर के झांकी निकालना वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें इस समय पे सोशल मीडिया का एक बहुत अच्छा यूसेज देखने को मिला है। और मेरा प्रयास रहता है कि सभी टीम मेंबर्स का एक वीडियो वगैरह बना करके लोगों के बीच में इस पूरी जो जागरूकता की मुहिम है उसको आगे ले जाया जाए। जी नेहा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि मीडिया कर्मियों की क्या भूमिका आप देखती हैं, किस तरीके कितनी अहम है इन चुनावों में? मैं मानती हूँ कि मीडिया की भूमिका बहुत बहुत अहम है, क्योंकि ये मैसेज जो है, आपका आउटरीच जो है लोगों के ड्राइंग रूम तक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूँ,
प्रिंट मीडिया की बात करूं तो लोग रोज़ मतलब न्यूज़पेपर पे अपना टाइम जो स्पेंड करते हैं, तो कम से कम ये जो एक जागरूकता की मुहिम है, तो मीडिया जो हमारा चौथा स्तंभ है उसकी निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आप एक बहुत ही बड़ी धुरी हैं जिसके माध्यम से इस पूरी जागरूकता का प्रचार प्रसार होगा। जी नेहा जी, एक आखिरी सवाल आपसे, सवाल नहीं कहूंगी, मैं चाहूंगी कि आप के न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो मतदाता हैं और के न्यूज़ के जो दर्शक हैं या जो मतदाता हैं उनको क्या कुछ कहना चाहती हैं हमारे प्लेटफॉर्म से? मैं कानपुर नगर के सभी जनपद वासियों से कहना चाहूँगी कि कानपुर नगर में 20 फरवरी 2022 को निर्वाचन का जो दिन है उस सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच में अपने घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जी नेहा जी, लोकतंत्र का महापर्व है और हम सभी चाहते हैं कि इस बार जो वोट प्रतिशत का रिकॉर्ड है वो जरूर टूटेगा। आपके नेतृत्व में बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ को अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए। और नेहा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई थी, जो कि डीएम है कानपुर की, और किस तरीके से चुनाव में उन्होंने तैयारियां की हैं ये उन्होंने बताया कि जो महिला वोटर्स हैं उनके लिए पिंक बूथ बनाए जाएंगे, युवाओं को किस तरीके से प्रेरित किया जाएगा तो उनके लिए सेल्फी पॉइंट्स हैं, सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि अपने मत को दान ना करें, मतदान जरूर करें। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।